Hello guys, I am Anupma and welcome to my channel and Count Accountancy with Anupma. It's a one-stop destination for learning and exploring accountancy. Guys, आज की वीडियो में हम मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे कि अकाउंटिंग बुक्स में हम किसी ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करते हैं, जब वो ट्रांजैक्शन कंक्लूड होता है तब, या जब उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में हम पैसा रिसीव करते हैं या पे करते हैं तब। अगर इस तरह से बात करें तो सेल्स को कब रिकॉर्ड किया जाएगा? आज जब हमने गुड्स बेचे हैं, या आज से 1 महीने बाद जब इनका पैसा रिसीव होगा? ऐसा भी होता है ना कि हम जो सेल्स हैं उसे क्रेडिट पे करें और हम आज गुड्स को बेचें और 1 महीने बाद पैसा रिसीव हो। तो हम सेल्स को टेक्निकली कब रिकॉर्ड करेंगे? आज जबकि हमने गुड्स बेच दिए हैं, या 1 महीने बाद जब इसका पैसा रिसीव होगा? सिमिलरली हम एक्सपेंसेस को कब बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? आज जबकि वो ड्यू हो गए हैं, यानी आज हमें पे करना है लेकिन अभी हमने पे नहीं किया है, या 15 दिन बाद जबकि एक्चुअल में हम इनका पेमेंट करेंगे। इन दोनों तरीकों में अंतर क्या है और इन दोनों तरीकों से प्रॉफिट कैलकुलेट करने पर प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो यही सब जो है आज हम डिटेल में वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि हम रेवेन्यू या इनकम को कब रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज करने का मतलब है कब हम ये मानते हैं कि ये इनकम अर्न हो गई है और उसे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। उसी तरह से किसी भी एक्सपेंडिचर को हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि कब हम ये मानते हैं कि एक्सपेंडिचर खर्च हो गया है और इसे हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो उस तरह से देखें तो अगर हम बात करते हैं इनकम की, तो एक सेल्स का हम एग्जांपल लेते हैं कि सेल्स को कब रिकॉर्ड किया जाएगा? जबकि गुड्स बेच दिए गए हैं तब, या जब उसका एक्चुअल में अमाउंट रिसीव होगा तब। उसी तरह से एक्सपेंसेस को कब हम रिकॉर्ड करेंगे? जबकि वो एक्चुअल में इनकर हो गए हैं, यानी कि जब वो ड्यू हो गए हैं पेमेंट के लिए तब, या जब एक्चुअल में हम उनका पेमेंट करते हैं तब। तो अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। एक है आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा जो है वो है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लेते हैं कि किसी इनकम को या रेवेन्यू को तभी हम रिकॉर्ड करते हैं जब उस इनकम को हम रिसीव कर लेते हैं। गाइज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि रिसीव का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कैश आपको मिले, यानी हार्ड कैश मिले या फिजिकल कैश मिले। अगर आपको ये पेमेंट ऑनलाइन भी मिलता है तो भी ये पेमेंट रिसीव्ड माना जाएगा, चेक मिलता है तो भी ये रिसीव्ड माना जाएगा, और साथ ही अगर मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट रिसीव होता है तो भी ये रिसीव्ड माना जाएगा। यानी कैश का मतलब यहाँ पर हम लेते हैं हार्ड कैश, करेंसी नोट्स, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांसफर और साथ में चेक्स भी। तो कैश बेसिस में इनकम को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब अमाउंट रिसीव होता है, और उसी तरह से एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब अमाउंट पे किया जाता है। जबकि एक्रूअल बेसिस में हम उसी समय इनकम को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, यानी रिकॉर्ड कर लेते हैं जिस समय की वो ड्यू हुए हैं या एक्रू हुए हैं, और एक्सपेंसेस को भी हम उसी समय रिकॉर्ड कर लेते हैं जबकि वो एक्चुअल में ड्यू हुए हैं, यानी कि जब उसे पे करने का समय आ गया है तब। तो इस बेसिस पे देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि कैश बेसिस का मतलब होता है आपका जब अमाउंट रिसीव हो। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करिए 10 मार्च 22 को 10,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं और 10 अप्रैल 22 को जो है ये अमाउंट रिसीव हुआ है, यानी कि जो हमने 30 मार्च को हमने जो सामान बेचा था 10,000 रुपए का, उसका पैसा 10 अप्रैल को हमें मिला है। तो अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को देखें या कैश मेथड को देखें तो हम सेल्स को 10 अप्रैल को रिकॉर्ड करेंगे जबकि पैसा इसका रिसीव हो रहा है, चाहे वो चेक के थ्रू रिसीव हो, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांसफर रिसीव हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से हो, चाहे हार्ड कैश मिला हो। लेकिन अगर एक्रूअल बेसिस पे देखें तो एक्रूअल बेसिस में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे 30 मार्च को जिस दिन हमने गुड्स बेचे हैं, और गुड्स बेचने के साथ ही इसका अमाउंट रिसीव करना या इसका पेमेंट रिसीव करने का हमारा हक बन जाता है। तो हम अगर देखें तो कैश बेसिस का मतलब होता है कैश बेसिस में इनकम इज रिकॉर्डेड एज रिसीव, जब इनकम रिसीव हो जाती है तब हम रिकॉर्ड करते हैं, और उसी तरह से एक्सपेंसेस को तब हम रिकॉर्ड करते हैं जबकि वो उसका पेमेंट हो चुका है।
जबकि एक्रूअल बेसिस में इनकम और एक्सपेंसेस को हम उसी समय रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो ड्यू हो जाते हैं, यानी कि इनकम का जब राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो जाता है और उसी तरह से पेमेंट का जब ड्यू टू पे हो जाता है तो हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसे बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, इसको और अच्छी तरह समझने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपना कैमरा ऑफ करना चाहूँगी क्योंकि मुझे फुल स्क्रीन चाहिए जिससे कि मैं आपको अपनी बात अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो इसमें हम ले रहे हैं परचेज ऑफ शर्ट्स, हमने परचेज एंड सेल ऑफ शर्ट्स लिया है और ये 2 महीने का इसमें डेटा है, जैसे कि मार्च और अप्रैल 22। अब मार्च और अप्रैल 22 आप 2 इंडिविजुअल मंथ भी समझ सकते हैं और दो इंडिविजुअल पीरियड्स भी समझ सकते हैं। मार्च मंथ में 100 शर्ट्स परचेज की है इन कैश और परचेज प्राइस है 300 रुपीज़ पर शर्ट, और मार्च मंथ में ही सेल की है 70 शर्ट्स कैश में बेचा है और 30 शर्ट्स जो है वो क्रेडिट पे बेचा है। और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो 30 शर्ट्स का पैसा है ये हमें अगले महीने यानी अप्रैल में रिसीव होगा। उसी तरह से अप्रैल मंथ में 100 शर्ट्स परचेज की है, अगेन 300 रुपीज़ पर शर्ट की, और 100 शर्ट्स हमने सेल किया है और इस मंथ में हमने सिर्फ कैश में सेल किया है और 500 रुपीज़ पर शर्ट, प्लस 30 शर्ट्स जो हमने पिछले मंथ बेची थी उसका भी पैसा हमें इसी मंथ मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं कि प्रॉफिट एक्रूअल बेसिस पे और कैश बेसिस पे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले कैश बेसिस देखिए, मार्च मंथ में सेल्स हम लेंगे कितनी, 70 शर्ट्स की। 100 शर्ट्स की इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 70 शर्ट्स को हमने बेचा और पैसा हमें 70 शर्ट्स पे ही मिला है। तो 70 इंटू 500 यानी 35,000 जो है वो सेल्स इनकम हो गई। इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट सिर्फ परचेजेस है तो हमने माइनस किया परचेजेस, कितना, हमने 100 शर्ट्स परचेज की है एट द रेट ऑफ ₹300, तो 100 इंटू 300 30,000, प्रॉफिट हो गया 5,000। अगेन आप अप्रैल मंथ में देखिए, सेल्स का जो है, जो पिछले महीने हमने 30 शर्ट्स बेची थी उसका पैसा हमें इस मंथ मिल रहा है, तो 30 इंटू 500 यानी 15,000 हो गया, और 100 इंटू 500 जो हमने इस मंथ बेची है वो तो है ही 100 शर्ट्स, वो कैश में बेची है, तो टोटल जो सेल्स इनकम हो गई 65,000। इसमें से आप परचेजेस माइनस करेंगे 100 शर्ट्स का, 100 इंटू 300 यानी 30,000, तो ये हो गया 35,000। तो आपने देखा कैश बेसिस में मार्च मंथ में प्रॉफिट है 5,000 एंड अप्रैल मंथ में प्रॉफिट है 35,000। अब हम लेते हैं एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस में अगर आप देखें तो सेल्स हम पूरी 100 शर्ट्स की लेंगे, 70 शर्ट्स की कैश में मिल रहा है, 30 शर्ट्स क्रेडिट है, लेकिन क्योंकि हम 30 शर्ट्स आज जब बेचते हैं मार्च मंथ में तो हमें हक मिल जाता है कि नेक्स्ट मंथ में हमें ये पैसा मिले, तो ये आपका जो है सेल्स एक्रूअल बेसिस पे पूरे 100 शर्ट्स की मानी जाएगी। तो 100 इंटू 500 यानी 50,000, उसमें से हम परचेजेस माइनस करेंगे 100 इंटू 300 30,000 और प्रॉफिट हो गया 20,000। अगेन अगले महीने हम 100 शर्ट्स बेच रहे हैं तो 100 इंटू 500 50,000, परचेजेस वही है 100 इंटू 300 30,000, प्रॉफिट इज 20,000। तो अगर आप देखें तो इन दोनों को एनालाइज करें तो मार्च मंथ में जो प्रॉफिट है कैश बेसिस पे और एक्रूअल बेसिस पे वो उसमें काफी डिफरेंस मिलेगा। मार्च मंथ में कैश बेसिस पे 5,000 का प्रॉफिट है जबकि एक्रूअल बेसिस पे 20,000 का। अप्रैल में कैश बेसिस पे 35,000 हो गया और एक्रूअल बेसिस पे 20,000। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर आप देखें तो कैश बेसिस में 2 पीरियड्स में वाइड फ्लक्चुएशन मिल रहा है, यानी बहुत फ्लक्चुएशन मिल रहा है, जिसका मेन रीजन है कि मार्च मंथ में क्रेडिट सेल हुई थी जिसका पैसा अप्रैल में मिला है, तो इसलिए अप्रैल में जो है एकदम से प्रॉफिट बढ़ गया है जबकि मार्च में जो है प्रॉफिट कम है। तो उससे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि मार्च मंथ में आपको सेल्स में वाइड फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, जबकि अप्रैल मंथ में अगर आप देखें तो जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट है। मार्च मंथ में वाइड फ्लक्चुएशन है जबकि अप्रैल मंथ में जो है वो कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने परचेजेस भी 100 शर्ट्स का किया था, सेल भी 100 शर्ट्स का किया, परचेज प्राइस भी सेम थी और सेल प्राइस भी सेम थी, तो प्रॉफिट सेम आया एक्रूअल बेसिस पे, जबकि कैश बेसिस में जो है आप देख रहे हैं काफी फ्लक्चुएशन है। अगर लॉन्ग रन में हम देखें
तो टोटल देखिए दोनों का जो प्रॉफिट का टोटल है वो 40 और 40 है। तो आप इस तरह से कहेंगे कि 2 महीने बाद अगर हम देखते हैं तो प्रॉफिट तो वही आता है 40। तो हम कैश बेसिस से मेंटेन करें या एक्रूअल बेसिस से मेंटेन करें, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ता है। यहाँ पर तो हमने मार्च और अप्रैल को 2 मंथ लिया है, अगर आप इन्हें 2 इंडिविजुअल पीरियड लेंगे तो फर्क बहुत पड़ता है। जब भी हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं या कोई हमारे साथ कोई फाइनेंशियल डीलिंग करना चाहता है या जब वो हमारे फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ जानना चाहता है, तो वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो बेसिकली देखता है कि प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है और प्रॉफिट में ग्रोथ है कि नहीं है। अगर इस तरह से देखें तो आपको लगेगा कि ये 5000 35,000 है तो ये प्रॉफिट में ग्रोथ है, जबकि इसमें 20 और 20 है, कंसिस्टेंट है। लेकिन ये आपको मिसलीडिंग रिजल्ट्स दे रहे हैं, ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है। हो सकता है नेक्स्ट मंथ में जब फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो तो ये प्रॉफिट आपका फिर कम हो जाए। तो इसमें क्या होगा कि प्रॉफिट ऊपर नीचे यानी फ्लक्चुएट होता हुआ मिलेगा, जबकि जो एक्रूअल बेसिस है उसमें सब कुछ सेम होने पर प्रॉफिट कंसिस्टेंट है। तो जो एक्रूअल बेसिस है वो ज़्यादा अच्छी और क्लियर पिक्चर डिपिक्ट करता है, जबकि जो कैश बेसिस है वो वाइड फ्लक्चुएशंस दिखाता है। तो ऐसे में एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन की बात जो है वो आउटसाइडर्स को पता नहीं चल सकती। तो हम कंक्लूजन ये ड्रॉ करते हैं कि शॉर्ट रन में आपको वाइड फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेगा, जबकि लॉन्ग रन में अमाउंट सेम है। लेकिन अगेन मैंने जैसे कहा कि शॉर्ट रन में अगर आप इसको 2 इंडिविजुअल पीरियड्स लें तो इस समय जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन जो हम शो कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू, वो लोगों को काफ़ी फ्लक्चुएटिंग नज़र आएंगे। तो वो हो सकता है कि एक बार को भरोसा ना करें, जबकि एक्रूअल बेसिस पे ये कंसिस्टेंट नज़र आ रहा है। तो अब हमने देखा कि अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो फिर जो है प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस मिलेगा कैश बेसिस में। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि अनसोल्ड स्टॉक का इम्पैक्ट जो है वो कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस पे क्या पड़ता है। यहाँ पे हमने लिया है कि 100 शर्ट्स वर परचेज्ड एट द रेट ऑफ ₹300 पर शर्ट, जिसमें से 70 शर्ट्स हमने ₹500 पर शर्ट में बेच दी हैं और 30 शर्ट्स जो है अनसोल्ड है, यानी कि इनको अभी बेचा नहीं गया है। तो अब हम देखते हैं कि कैश बेसिस से हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैश बेसिस में देखें तो सेल्स हो गया 70 इंटू 500 35,000 और परचेजेस हो गया आपका 100 इंटू 300। हमने पूरे 100 शर्ट्स का पे किया है तो 100 इंटू 300 यानी 30,000, प्रॉफिट हो गया 5,000। दूसरी तरफ अगर एक्रूअल बेसिस पे आप देखें तो एक्रूअल बेसिस पे हो गया सेल्स हो गया 70 इंटू 500। हमने 70 शर्ट्स बेची है तो 70 इंटू 500 35,000 और हमने कॉस्ट माइनस की है सिर्फ 70 शर्ट्स की। क्यों? क्योंकि हमने 70 शर्ट्स ही बेची हैं, पूरी हमने 100 शर्ट्स नहीं बेची हैं। तो जितनी शर्ट्स हम बेचेंगे सिर्फ उसकी कॉस्ट को ही हम रेवेन्यू में से माइनस करेंगे, यानी एक्रूअल बेसिस जो है वो मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस पे खास ध्यान रखता है, जबकि कैश बेसिस में ये चीज मिसिंग है। तो यहाँ पर हमने कॉस्ट ऑफ 70 शर्ट्स ली, 70 इंटू 300 21,000 और प्रॉफिट हो गया 14,000। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर कैश बेसिस में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को तो टोटली इग्नोर कर दिया। हमने 70 शर्ट्स बेची हैं और हमने कॉस्ट पूरी 100 शर्ट्स की माइनस की है। क्यों? क्योंकि हमने तो पूरा 30,000 पे किया कैश, तो हम तो 30,000 ले लेंगे कैश बेसिस पे, और हमारे पास सेल्स के थ्रू आया पैसा 35,000 तो हमने पूरा 35,000 लिया, तो प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। तो यहाँ पर ये चीज गलत है कि जो सामान हम बेच रहे हैं सिर्फ उसी की कॉस्ट तो उसके रेवेन्यू में से माइनस होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया है, हमने पूरी कॉस्ट को माइनस कर दिया है। तो एक्रूअल बेसिस जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉग्नाइज करता है, यानी अकाउंट करता है उसका, लेकिन जो कैश बेसिस है वो ऐसा नहीं करता। तो कैश बेसिस में एक्चुअल में कैश बेसिस डज नॉट एंश्योर मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इन द करेक्ट पीरियड, क्योंकि ये जो 30 शर्ट्स हैं ये आज नहीं बेची गई हैं, ये अगले पीरियड में बेची जाएंगी। तो जब ये अगले पीरियड में बेची जाएंगी तो उसी पीरियड में ये कॉस्ट उसमें से माइनस होनी चाहिए, जबकि हमने इसकी कॉस्ट इस पीरियड में माइनस कर दी है और इसका रेवेन्यू हमें मिलेगा अगले पीरियड में। यहाँ पर ये चीज हमने सही किया है
कि हमने अगर 70 शर्ट्स बेची हैं तो 70 शर्ट्स की कॉस्ट ही माइनस की है, यानी जो 30 शर्ट्स हैं उसकी कॉस्ट हमने इस मंथ माइनस नहीं किया, हम अगले महीने जब इन 30 शर्ट्स को बेचेंगे तब इसकी कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो आपने देखा कि एक्रूअल बेसिस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, जबकि कैश बेसिस में नहीं होता। कैश बेसिस जो है वो मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को इंश्योर नहीं करता है। तो गाइस, हमने ये कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस देख लिया। अब इसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन ये है कि कैश बेसिस जो है वो बड़ा ही सिंपल मेथड है, बड़ी इजीली अंडरस्टूड है, जबकि एक्रूअल बेसिस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। जो कैश बेसिस है इजी टू इम्प्लीमेंट है, जबकि ये एक्रूअल बेसिस डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। इसमें बहुत सारी बातों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसके बाद बुक कीपिंग करनी पड़ेगी। जो कैश बेसिस है ये कैश फ्लो का बताता है कि कितना कैश फ्लो हुआ है, यानी कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है। अगर आप कैश बेसिस से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट की फिगर है 5 लाख रुपीस, तो आप मान के चलिए कि आपका जो कैश का बैलेंस है वो भी 5 लाख रुपीस ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कैश प्रॉफिट को ही कैलकुलेट कर रहे हैं। जबकि जो एक्रूअल बेसिस है इसमें कैश फ्लो को ये शो नहीं करता, क्योंकि इसमें हम वो भी इनकम लेते हैं जो एक्रू हो गई है लेकिन अभी रिसीव नहीं हो गई है हुई है, और उन एक्सपेंसेस को भी कंसीडर करते हैं जो अभी पे नहीं किए गए हैं। तो इसका मतलब है अकाउंट्स रिसीवेबल्स और अकाउंट्स पेबल को हम इसमें कंसीडर करते हैं। तो इसकी वजह से जो है ये आपका कैश फ्लो को शो नहीं करता। कैश बेसिस जो है ये कॉस्ट एफिशिएंट बुक कीपिंग है, जबकि एक्रूअल बेसिस एक्सपेंसिव है। कैश बेसिस को इनकम टैक्स में जो है एक्सेप्ट किया जाता है, यानी इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को एक्सेप्ट करते हैं, मान्यता देते हैं। जबकि गैप यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, ये दोनों जो है कैश बेसिस को एक्सेप्ट नहीं करते, वो लोग इसे मान्यता नहीं देते। जबकि एक्रूअल बेसिस जो है वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी मान्य करती हैं, यानी वो भी मानते हैं, गैप भी इसको अप्रूव करता है और IFRS भी इसे अप्रूव करता है। कैश बेसिस जो है वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए सही है, सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस के लिए सही है, पर्सनल फाइनेंसेस के लिए सही है, यानी ये बेसिकली उन लोगों के लिए सही है या उन कंसर्न्स के लिए सही है जिनका मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में होता है। जबकि एक्रूअल बेसिस जो है वो लार्ज बिजनेसेस के लिए सही है या उन लोगों के लिए भी सही है जिनका बहुत ज़्यादा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, और जिन लोगों को या जिन कंसर्न्स को, बिजनेस को, कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को ऑडिट कराना पड़ता है, उन्हें एक्रूअल बेसिस पे ही अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करनी होती हैं। जो कैश बेसिस है दैट डज नॉट एंश्योर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ नेट इनकम। जैसे हमने देखा था कि पहले मार्च मंथ में प्रॉफिट था 5,000, अप्रैल में हो गया 35,000, यानी कि ये नेट इनकम को करेक्टली शो नहीं करता है। जबकि जो एक्रूअल बेसिस है ये ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है। हमने एक्रूअल बेसिस पे देखा था कि परचेजेस भी सेम है, सेल्स भी सेम है और परचेज प्राइस, सेल प्राइस भी सेम है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट रहा 20,000। अगेन इट जो कैश बेसिस है ये मैचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस को करेक्ट ईयर में इंश्योर नहीं करता। जैसे कि अभी इससे पहले वाले में हमने लिया था कि मार्च मंथ में हमने जो सेल की है उसमें से हमने जो गुड्स हम अप्रैल में बेचेंगे उसकी भी कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, जो कि गलत है। तो जो कैश बेसिस है दैट डज नॉट एंश्योर मैचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस इन द करेक्ट ईयर, जबकि जो एक्रूअल बेसिस है वो इसको एंश्योर करता है। तो गाइस, इस तरह से आज का ये वीडियो ख़त्म होता है और मैंने कोशिश की है कि मैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूं, जिससे कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। और ये बेसिस जो है ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जा कर के जब आप और हायर इन डेप्थ पढ़ेंगे अकाउंट्स, तो आप जानेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस समझना और एक्रूअल बेसिस को करेक्टली अंडरस्टैंड करना कितना ज़रूरी है।
So thank you so much guys, thank you for watching this video and stay tuned for the next video which is made on the system of accounting, जिसमें हम लेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम, और उसी में मैं बताऊंगी कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ अकाउंटिंग। तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल का नाम है एनकाउंट अकाउंटेंसी विद अनुपमा, और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चे 11th पढ़ रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं, या जो लोग भी अकाउंटेंसी को अभी जिन्होंने पढ़ना शुरू किया है, वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि उनके कंसेप्ट्स और क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाए वो। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।